बारी है जब हम आपको क्षेत्रवार तरीकों से महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्से इतने बड़े हैं कि एक कोने से दूसरे कोने जाइएगा तो भाषा, तरीका, रिवायत सब कुछ बदल जाता है। और इसीलिए सबसे पहले ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है उस पर मैं अपना बटन दिखाती हूँ और दबाते ही देखते हैं कि कहां पर यह इलाका पहुंचता है, किस इलाके को सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून चूज करता है, क्योंकि उसी इलाके के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ का समीकरण और जो पूरा मामला है विदर्भ पर रुका है। विदर्भ में 11 जिले हैं, 62 सीटें हैं और ये पूरा इलाका एक वक्त पर, अगर आप देखिए, नागपुर इसमें आता है। नागपुर यानी संघ का गढ़, नागपुर यानी नितिन गडकरी जहां से लोकसभा लगातार जीत रहे हैं, नागपुर यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी लगातार चुनावी मैदान में जीतते रहे। लेकिन यहीं से नाना पटोले भी है जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और पिछले बार के 2019 के नतीजे अगर आप देखिएगा तो यहां पर अलग अलग मुद्दे रहे हैं। बीजेपी 29 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 15 सीटों पर, शिवसेना 4, एनसीपी 6। अब हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो विदर्भ के इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही है 15 सीटों के साथ। और इस बार जबकि उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा रहा 24 में, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। नाना पटोले भी इसी विदर्भ के इलाके से आते हैं। 29 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस वाला ये पूरा इलाका आपने देख लिया है। वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग जिले हैं, ये देखिए 2024 के नतीजे दिखा रहे हैं हम आपको। यहीं पर महाविकास आघाड़ी बाजी मार ले गई थी, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी चुनावी मैदान में इस बार विधानसभा में उतरी है। महायुति 3 पर सिमट कर रह गई थी। तो ये है विदर्भ का पूरा इलाका, यहाँ का लेखा जोखा हमने आपको दिखा दिया है। बड़े मुद्दे यहाँ के क्या हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले किसानों का मुद्दा, क्योंकि विदर्भ में ही कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान सही मूल्य के इंतजार में हैं। अभी भी उनके लिए बहुत परेशानियां, बेमौसम बारिश उनके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है, फसलों के उचित दाम। वहीं बड़ी बात है कि यहाँ पर ओबीसी बाहुल्य ये इलाका है। अगर आप देखेंगे खुद ओबीसी समाज से नाना पटोले भी आते हैं, हालांकि कुणबी समाज से, वो मराठा हैं, कुणबी समाज से आते हैं, इसलिए ओबीसी में आरक्षण कुणबी समाज को मिला हुआ है। दलित, मुस्लिम, कुणबी का गठजोड़ यहाँ पर माना जा रहा है, काम कर सकता है, जिसे इस बार डीएमके भी वहां पर कहा जा रहा है। दलित, मुस्लिम और कुणबी का गठजोड़ एक बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है कई सीटों पर। यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो विदर्भ का इलाका है, एक वक्त पर आप मतलब विधानसभा 19 को ही आप देखिए तो आप लोग बहुत आगे थे, 29 और कांग्रेस 15 पर, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते आपके हाथ से विदर्भ फिसलता हुआ दिखाई दिया। 3 पर आप सिमट गए लोकसभा चुनाव में और वो 7 पर। ये क्या इशारा करता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है इस बार? देखिए अंजना जी, हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम जो लोग भी लोकसभा को टेम्पलेट बनाकर विधानसभा के चुनाव का आकलन कर रहे थे, उनको तो इतनी मुंह की खानी पड़ी कि लल्लन टॉप के पॉडकास्ट पर बोलना पड़ा कि मेरे मुंह पर अभी तक इतने अंडे हैं कि मैं उनको पहुंच नहीं पाया हूं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में चलिए एक झूठा नैरेटिव, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का झूठा नैरेटिव चलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है। पर जहां तक बात है कि सी फॉर कमिटमेंट, सी फॉर कैश, मतलब कि कैसे किस प्रकार से हमने हमारी लाड़की बहना से लेकर अलग अलग समाजों के सोशल वेलफेयर की चिंता की, सी फॉर हमने किस प्रकार से जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए केयर करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से हमने कल्चर और महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, उससे प्रभावित होते हुए ही हम आप देख सकते हैं किसानों का सम्मान किसने बात की, महिलाओं के उत्थान की किसने बात की, विरासत के पुनरुत्थान की। और दूसरी तरफ अगर एक एजेंडा था या एक नैरेटिव था, वो था सी फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स। मुझे आप बताइए कि किसानों की कितनी चर्चा की कांग्रेस के या एमवीए के लोगों ने? वो तो सज्जाद नोमानी से लेकर मुफ्ती सलमान तक ही अटके हुए थे। और इसीलिए मुझे लगता है, और मैं आपको एक और प्रमाण दे देता हूं, आप बोल रही थी एग्जिट पोल ना, एग्जिट पोल छोड़िए, आज की सुबह ही एक नतीजा आ गया। ये है सुशील कुमार शिंदे जी और उनकी बेटी जो कांग्रेस में बड़ी नेता है, उन्होंने एमवीए के ऑफिशियल शिवसेना और युबाटा के कैंडिडेट को छोड़कर वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट धर्मराज कड़ाड़ी को वोट देने का काम किया और डिक्लेयर भी किया, जब वो खुद अपने साथियों के साथ नहीं है। ठीक है, इसी से समझ लीजिए क्या चलिए आपको बता दें कि पूरा जो बुल्ढाना, कोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, ये तमाम जिले यहीं पर आते हैं। 11 जिले हैं,
लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले सारे जिलों का पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखिए तो कुल 58% के आसपास महाराष्ट्र में हुआ है। पिछली बार नागपुर में 58% हुआ था, 61% अमरावती में वोटिंग हुई थी, 65% सबसे ज्यादा बुल्ढाना में पिछली बार वोटिंग हुई थी, और लगभग यवतमाल में 67%, 67% बहुत वोटिंग पिछली बार हुई थी। इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अभी 6 बजे तक के आंकड़े आने बाकी हैं। तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक बार फिर से घुमाते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं जो अन्य जिले हैं उसमें, जिले नहीं आप रीजन इसे कहिए, क्योंकि अगला देखिए ये ऐसे दिखा देते हैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून चलाकर कि कौन सा, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल पड़ा है, जहां भी रुकेगा वहीं की हम आपको जानकारी देंगे। तो विदर्भ के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए विदर्भ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र पर जाकर ये रुका है। पश्चिम महाराष्ट्र में 6 जिले हैं, 70 सीटें, सबसे ज्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में ही है सीटें, 70 सीटें, और ये सीटें लगभग तय करती है कि किसकी बनेगी सरकार। भारी तादाद में बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप देखिए तो एनसीपी का है। एनसीपी बारामती से लेकर आसपास के तमाम जो जिले हैं उसमें एनसीपी का, शरद पवार का ऐसा गढ़ रहा है 2019 का नतीजा। लेकिन ये याद रखिए तब अजित पवार अलग नहीं हुए थे। बारामती में खुद अजित पवार भी चुनावी मैदान में है और उनके लिए भी बड़ी लड़ाई है। पिछली बार 27 सीटें अगर एनसीपी की आई थी तो 20 बीजेपी में, और इसीलिए इस रीजन में आप देखिएगा बीजेपी वर्सेस एनसीपी, शरद पवार गुट तो है ही, लेकिन यहाँ पर पवार वर्सेस पवार भी है, अजित वर्सेस शरद पवार। बारामती में खुद वो उतरे हैं और योगेंद्र पवार जो कि उनके अपने भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं उनके, वो चुनावी मैदान में, बारामती में शरद पवार की टिकट पर चुनावी मैदान में। यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या क्या है? गन्ना किसानों का मुद्दा, धनकर का एसटी आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण, और अगर आप देखिएगा तो धनगर समाज से ही रानी अहिल्याबाई होलकर वहां पर आती है। रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरी नगरी का नाम अहमदनगर को अहिल्या नगर कर दिया गया है। माना जाता है कि धनगर जो समाज है उसको अपनी तरफ करने के लिए जो बड़ी बातें यहाँ की हैं वो भी हमने आपको दिखा दी है। कृषि की दृष्टि से आप देखिए ओबीसी में मराठा आरक्षण की मांग यहाँ पर भी हो रही है, तो ये भी एक दिलचस्प मुद्दा है। अब जो अगला है रीजन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से दिखाते हैं आपको और उसके बाद अगले हिस्से की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने ऐसे घुमा दिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहां रुकेगा, और उसी के साथ हम आपको तमाम जो रीजन है वो जल्दी जल्दी दिखा देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी जल्दी जल्दी काम करे तो हम लोग ये देखिए पहुंच गया है अब ये उत्तर महाराष्ट्र में। उत्तर महाराष्ट्र को खानदेश भी कहा जाता है वहां पर, और उत्तर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल मिलाकर जिले हैं, जो नंबर आपके सामने आने वाला है, और सीटें भी आप देखिएगा 35 के आसपास यहां पर सीटें हैं। उत्तर महाराष्ट्र में भी मराठा काफी तादाद में रहते हैं, लेकिन यहां पर मराठा आरक्षण का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। 35 सीटें हैं, 4 जिले यहां पर हैं, और मतलब उतना ज्यादा असर मराठा आरक्षण का आपको यहां नहीं दिखता जितना मराठवाड़ा में कई जगहों पर दिखता है। और यहां पर अगर आप देखें तो पिछले बार बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन रहा था, 13 सीटें आई थी, शिवसेना की 6 आई थी, तो युति आप कह सकते हैं वहां पर 29 सीटों पर थी। वहीं कांग्रेस 5, एनसीपी 7, अन्य को गई थी 4। इस बार अगर मुख्य जो आप मुद्दे वहां के देखेंगे, महायुति, यही लोकसभा आते आते गाड़ी 4 पर पहुंच गई और युति 2 पर सिमट गई। उत्तर महाराष्ट्र में आदिवासी और ओबीसी बहुल इलाका है, यहाँ पर जो कृषि है, किसानों का मुद्दा है, लेवा पाटिल समुदाय यहाँ पर बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कृषि किसानों का मुद्दा सर्वोपरि, उचित मुआवजे और ऋण माफी, लोन माफी जो है ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसान मानते हैं। तो जो पार्टी प्रॉमिस करती है माना जाता है उसकी तरफ वो झुकते हैं। प्याज, कांदा जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसकी खरीद और निर्यात से जुड़े हुए तमाम मुद्दे यहाँ पर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। अब जल्दी से अगला रीजन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन सा रीजन भारी रहा प्रदर्शन के हिसाब से भी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने घुमा दिया है और इसके बाद जो अगला इलाका है वो आपके सामने आ जाएगा। अगला इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है मराठवाड़ा पर रुकेगा। ये देखिए मराठवाड़ा का इलाका, और ये वो पूरा इलाका है जहां पर मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बना। मनोज आरांगे पाटिल आपको याद होगा जिन्होंने भूख हड़ताल की। 33% मराठा जनसंख्या है, 46 सीटों पर असर डाल सकते हैं। 8 जिले कुल यहाँ मराठवाड़ा में है। वो कहते हैं कि 27% ओबीसी के अंदर जो हमें आरक्षण देगा, क्योंकि देखिए जो भी उसके बाहर 50% वाली जो सीलिंग है उसके बाहर आरक्षण देता है वो कोर्ट में जाकर मामला हो जाता है। तो ये मराठा आरक्षण की मांग करने वाले बार बार कहते हैं कि जैसे आपने कुणबी को दिया है 27% में, वैसे हमें भी 27% में दिखे। यहाँ तक कि वहां पर मराठा आरक्षण की मांग करने वाले कह रहे थे कि हमें आप
लिखित में दीजिए और वीडियो बना के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तब हम आपकी तरफ आएंगे। मराठा में अगर आप देखें तो बीजेपी का 16 पिछली बार सीट था विधानसभा में, 12 शिवसेना का गढ़ है ये युति के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाजी ऐसी पलटी कि महाविकास आघाड़ी 8 सीट जीत गई और महायुति 1 पर सिमट गई। चलिए अब जल्दी से आपको मुद्दे बता देते हैं। मराठा आरक्षण, सूखा का प्रभाव, विकास में पिछड़ापन यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन है। मराठवाड़ा आप सुनते हैं, लगता है कि पूरा इलाका, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ तक कि विदर्भ में भी कई जगहों पर उनसे ज्यादा विकास हुआ है। और ये तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव, और कांग्रेस मान रही है कि मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों ही इलाके में वो जल्दी करेंगे। कोंकण ठाणे का भी इलाका है, मुंबई रीजन भी है। मुंबई रीजन में देखिए 36 सीटें आती हैं, वो भी बहुत बड़ा है। ठाणे कोंकण का इलाका जो कि एकनाथ शिंदे का बहुत प्रभाव वाला इलाका है।